हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अच्छा, आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था नगर निर्माण योजना। हम इसमें अब तक 2 पॉइंट लिख चुके थे। हम इसमें मोहनजोदाड़ो और उनके नगर के बारे में पढ़ चुके थे। उच्च वर्ग के और निम्न वर्ग के बारे में हम इसमें 2 पॉइंट तक यहाँ तक लिख चुके थे। अब तीसरे पॉइंट लिखते हैं। तीसरे पॉइंट इसमें जो नगर जो इनके भवन हुआ करते थे उनमें एक खास बात थी। क्या खास बात थी, इसके बारे में जानकारी लिखते हैं। ठीक है, तो नगर भवनों में जो नगर और जो भवन है इनमें एक खास विशेषता ये थी कि ये एक जाल की तरह विन्यास थे। ये किसकी तरह थे? ये एक जाल की तरह थे। जो नगर निर्माण जो योजना थी उस सभ्यता में, परिपक्व वाली में, तो उनमें एक जाल की तरह थी। ये क्या थे? जाल की तरह। ये एक समकोण में एक दूसरे की, इसमें जो सड़कें थी ना, वो एक समकोण में एक दूसरे को काटती थी। जो सड़कें जो थी वह एक दूसरे को काटती थी, यानी कि ये जाल की तरह विन्यास थे। जो जाल है इसकी तरह विन्यास थे। ये नगर और भवन एक जाल की तरह विन्यास थे, यानी कि जो सड़क थी वह एक दूसरे को, जो सड़क है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, जो सड़क थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब इसी में पॉइंट में आगे, और ये जो काटती थी उसमें एक आयतकार की तरह एक उसमें खंड जो थे विभक्त हुए थे। जब सड़कें हैं वो समकोण पे इस तरीके से काट रही हैं तो उसमें एक आयतकार बन जाते थे और वे विभक्त हो जाया करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बात थी वह सभी सिंधु बस्तियां जो थी उस पर लागू की जाती थी। ये जो बात थी वह सभी बस्ती या बस्तियों पर लागू थी, चाहे वो छोटी बस्तियां हो या बड़ी बस्तियां हो, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी। ठीक है, चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी। जो समकोण की तरीके से जो रोड है वो जो काट रही है उसके बारे में बताया गया, चाहे वो कैसी भी हो बस्ती। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो भवन थे वो तो बड़े होते थे। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो भवन थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवन बड़े हुआ करते थे। ठीक है, इनके भवन जो थे बड़े हुआ करते थे। और वहां पे जो हमें स्मारक मिली है वो इस बात का प्रमाण है। ठीक है, प्रमाण में हमें क्या मिली है? स्मारक। प्रमाण में हमें क्या मिली है? स्मारक, जो प्रमाण देती है हमें। ठीक है, प्रमाण देती है। और वहां के जो शासक मजदूर जुटाने का और कर संग्रह करने पर परम कुशल थे, यानी कि उनमें जो वहां के शासक था, मजदूर जो थे वो अपना कर चुका सकते थे, उसको परम कुशल थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और मोहनजोदाड़ो का अब तक का सबसे जो प्रसिद्ध स्थल है वह कौन सा है? तो वह एक हमें स्नानागार जो मिला है, वह एक स्नानागार जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। वो कहाँ पर स्थित है? जिसको कि जलाशय दुर्ग के टीले में। ठीक है, तो आगे लिखते हैं हम, मोहनजोदाड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल, सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल स्नानागार, सबसे जो प्रसिद्ध है वह विशाल स्नानागार, जिसका
जिसका जो दुर्ग है, जलाशय दुर्ग, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है, टीले में है। तो यानी कि मोहनजोदाड़ो जो प्रसिद्ध उनका जो स्थल है वह है विशाल स्नानागार। ठीक है, अब इसके आगे इसमें पढ़ लिखते हैं ना। जो स्नानागार है यह जो मिला है, ठीक है, इसके स्नानागार का जो एरिया है, इसके दोनों सिरों पर तो सीढ़ियां लगी हुई हैं। जैसे कि ये स्नानागार है तो यहाँ पे सीढ़ियां लगी हुई हैं और यहाँ पे भी दोनों तरफ यहाँ पे सीढ़ियां लगी हुई हैं। ठीक है, और ये स्नानागार जिसकी एरिया के है, इसके दोनों सिरे पर यानी स्नानागार की इसके दोनों सिरे पर, इसके दोनों सिरे पर सीढ़ियां लगी हैं, सीढ़ियां लगी हैं। इसके जो दोनों सिरे पे सीढ़ियां लगी हुई हैं। ठीक है, और इसके जो इस तरीके से स्थान है ना, यहाँ पे सीढ़ियां, यहाँ पे सीढ़ियां, और इस जो स्नानागार के इसके बगल में यानी कि यही कहीं बगल में यहाँ पे कपड़े बदलने का भी एक कमरा में मिला है। ठीक है, और इस बगल में कपड़े बदलने का कमरा मिला है। ठीक है, बड़ा स्नानागार है, दोनों तरफ सीढ़ियां मिली हुई हैं और एक साइड में देखा है तो कपड़े बदलने का हमें कमरा भी मिला हुआ है। अब आगे, ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो स्नानागार है यानी कि जो हमने स्नानागार जो मैंने बताया था उसमें क्या है, उनका जो नीचे का जो फर्श है, ठीक है, ये जो फर्श है वो ईंटों का बना हुआ फर्श है। स्नानागार में लिखते हैं इसमें स्नानागार का जो फर्श है वह पक्की ईंटों से बना है। किससे बना है? पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से इसको बना हुआ है। और इसके पास में जो कमरे, यहाँ पे कई कमरे हैं ऐसे तो, और इसके पास में जो एक कमरा है उसमें एक कुआं देखा है, ये जो कि हमें पानी निकालने के लिए होज में डाला जाता था उसमें। तो पास के कमरे में पानी निकालने के लिए या पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है, एक बड़ा सा कुआं है। ठीक है, एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकाल कर होज में डाला जाता होगा। ठीक है, डाला जाता, हाँ, यानी कि स्नानागार में नहाने के लिए पानी। ठीक है, जो होज है इसमें लिखते हैं होज। ठीक है, जो होज है इसके कोने में एक निर्गम है, आउटलेट जो लगी होती है। यानी कि आउटलेट है। ठीक है, जिसका पानी बाहर नाले में जाता था, जिसमें से पानी जो था कहाँ आता था? बाहर नाले में। ठीक है, जिसका पानी बाहर नाले में जाता था, जिसका पानी बाहर नाले में जाता था। यहाँ तक क्लियर? और ऐसा भी माना जाता था, कई लोग ऐसा भी कहते थे कि विशाल जो स्नानागार है, विशाल स्नानागार, ऐसा माना जाता है कि विशाल जो स्नानागार है वह धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा। धर्मानुष्ठान यानी कि उस समय उसमें पहले पढ़ चुके थे उस सभ्यता में कि वहां पे हमें कुछ मूर्तियों में धर्म और धार्मिक के बारे में पता चला था, उसी हिसाब से। तो जो विशाल स्नानागार है
धर्मानुष्ठान, ठीक है, संबंध स्नान विस्तरानुष्ठान संबंध स्नान के लिए बना है, बना था, ठीक है, बना होगा, बना था, बना होगा। और यह पारंपरिक रूप से जब धर्मानुष्ठान है, ठीक है, इस तरह का धर्मानी की धर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट बोल रहे हैं। जब धर्मानुष्ठान है तो इसमें यह भी होगा कि यह धार्मिक कार्यों के लिए ये जरूरी आवश्यक होगा। धर्मानुष्ठान तो धार्मिक कार्यों के लिए ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा संरचना क्या है? सबसे बड़ी संरचना क्या है? तो वो है अनाज रखने के लिए कोठार, अनाज रखने के लिए अनाज रखने का कोठार के लिए कोठार, ठीक है। जो इसकी जो लंबाई है वो है 45.71 यानी कि 45.71 और ये क्या है? मीटर लंबा है। और इसमें और इसकी जो चौड़ाई है वो है 15.23, क्या है इसकी चौड़ाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? जो हमें क्या मिल रहा है, किसकी चौड़ाई है? ये अनाज, जिसमें हम जिसमें उस जमाने में मूल तरीके में अनाज रखा जाता था, कोठार, इसकी वो है। और हड़प्पा के अगर देखा जाए ना, हड़प्पा सभ्यता में, तो उसमें तो 6 दुर्ग मिले हैं इस तरीके के। हड़प्पा में मिले हैं 6 दुर्ग, ठीक है। हड़प्पा में मिले 6 दुर्ग कोठार के। हड़प्पा में 6 दुर्ग मिले कोठार के, और जो कि ईंटों के चबूतरों पर, जैसे ईंटों के जो चबूतरे हैं उस तरीके से लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो जो कि ईंटों के चबूतरों पर 2 पांतों पर खड़े हैं, ठीक है। जो कि ईंटों के चबूतरों पर 2 पांतों में खड़े हुए हैं। तो हड़प्पा की सभ्यता में तो 6 दुर्ग हमें देखने को मिले हैं। और अगर देखा जाए इसमें जो 6 दुर्ग जो हमें मिले हैं, इसमें अगर देखा जाए तो एक जो काठोर है, एक कोठार है, उसकी जो लंबाई है वो है 15.23। काठोर की लंबाई कितनी है? 15.23। और जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई है 6.09। और चौड़ाई कितनी है? 6.09, ठीक है। तो हड़प्पा में 6 दुर्ग ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, और उसमें ईंटों के चबूतरों पर 2 पांतों पर खड़े हुए दिखाई हुए देते हैं। और इन 6 दुर्गों में से अगर एक कोठार की बात की तो एक कोठार की जो लंबाई है वो 15.23 लंबा है, और उसकी जो चौड़ाई 6.09 है। और नदी के किनारों से ये कुछ ही 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। ये नदी से 1 मीटर की दूरी पर, ये नदी से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। इस तरीके से हड़प्पा के हम 6 दुर्गों को कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब एक दुर्ग का बता दिया तो 6 दुर्ग भी, एक दुर्ग का बता दिया तो 6 दुर्ग भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की अगर एक हम प्रमुख विशेषता बताएं तो वो है जली हुई ईंटों का प्रयोग करना। जो हड़प्पा सभ्यता थी वह जली हुई ईंटों का प्रयोग करती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, इसका जो एक प्रमुख विशेषता थी वो थी
जली हुई ईंटों का प्रयोग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विशेषता थी जली हुई ईंटों का प्रयोग, क्योंकि देखा जाए तो समकालीन मिस्र के मकानों के निर्माण में शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किसके मकानों के में? समकालीन मिस्र। ठीक है, समकालीन जो मिस्र थे उसके मकानों में ठीक है, मकानों में मिस्र में मकानों के निर्माण में शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो निर्माण में है शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसमें विशेषता थी जली हुई ईंटों का प्रयोग करना, इसकी तो कोई विशेषता थी ही ये, इसी का तो हमने स्टार्ट किया था और इसमें मिस में हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जो समकालीन मौसम लिखते हैं। समकालीन मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, पक्की ईंटों का क्या मिलता है? प्रयोग मिलता है। यहाँ पर ये खत्म होता है। हमने समकालीन इसमें हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग किस तरीके से कहा जाता है। अब हमारा होगा कृषि एवं पशुपालन। अगर आज के मुकाबले देखा जाए तो जो सिंध प्रदेश है वह पूर्व में बहुत ही उपजाऊ था। अगर आज के उससे तुलना करें तो, ठीक है, तो जो सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। अगर देखा जाए तो सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। अगर चौथी सदी में अगर सिकंदर के इतिहासकारों ने चौथी सदी में सिकंदर चौथी सदी में सिकंदर के इतिहासकारों ने कहा कि सिंध इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। जो सिंधु है यानी कि ये उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। तो यानी कि जो सिंधु सभ्यता जो थी उसमें अगर देखा जाए तो उसमें जो फसल हुआ करती थी जो थी वह बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी हुआ करती थी, इसलिए तो इन्हें गिना जाता था। फसल जो होती थी वो अच्छी होती थी इसलिए इन्हें गिना जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसमें प्राकृतिक जो वनस्पतियां थी वो भी बहुत पाई गई हैं और जिससे यहाँ पर अच्छी बारिश होती थी। तब वनस्पतियां होंगी, पेड़ पौधे होंगे तभी तो बारिश होती है। तो वनस्पति अच्छी थी, बारिश अच्छी हुई। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी तो अच्छी ही होगी ना। वनस्पति अच्छी थी तो बारिश अच्छी होगी, बारिश अच्छी होती थी। सिंपल सी बात है। जब बारिश नहीं होगी तो फसल कहाँ से होगी? इसलिए तो वही क्षेत्र जब बारिश अच्छी होती है वहाँ पे फसल भी तो अच्छी होती है। इसी तरीके से ये बोल रहा है कहने। नेक्स्ट पॉइंट,
जो यहाँ के जो वन थे यानी कि जंगल, ठीक है, यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए बड़े पैमानों पर जो वन थे उनको काटना स्टार्ट हो गया था। वनों को, जो मतलब जंगल में जो थे वनों का विस्तार कम हुआ। ठीक है, वनों का जो विस्तार था वो सिमटता गया धीरे धीरे करके, और अब तो आके बहुत ही कम ही हो गया। आशा अब ये लोग इसे यहीं पे कंप्लीट कर सॉरी छोड़ते हैं, इससे आगे हम कल कंटिन्यूस करेंगे। आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कृषि एवं पशुपालन। सिंधु उसमें जो थी उस टाइम में उपजाऊ ज़्यादा थी, फसल अच्छी हुआ करती थी। इस तरीके से इस साइड कल हम कंटिन्यूस करेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इससे हमें कुछ सीखने को भी मिला होगा पशुपालन के क्षेत्र में जो मैंने भी पढ़ाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।